वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है TV9 भारतवर्ष के इस हाईटेक इलेक्शन बस पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कोशिश करते हैं कि देश के उन सभी हाई प्रोफाइल हस्तियों से बात करें, उनसे हम अपनी इस हाईटेक बस पर एक एक्सक्लूसिव टॉक करें और उनसे जानें कि क्या है इस वक्त चुनावी नब्ज। हाईटेक बस TV9 की इस वक्त बिहार में है और बिहार का एक बड़ा चेहरा, वैसे तो उनके कई परिचय हैं, इस वक्त LJP रामविलास के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, लेकिन इनका एक सबसे बड़ा परिचय है, वो है मोदी के हनुमान। खुद को मोदी के हनुमान कहने वाले चिराग पासवान इस वक्त मेरे साथ हैं। चिराग जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। काफ़ी इस वक्त एग्जॉस्टिंग होगा, काफ़ी चुनाव प्रचार में व्यस्त होंगे आप। 20 तारीख को मतदान भी आपकी सीट पर। एग्जॉस्टिंग हो जाता है, बट आई थिंक थोड़ा सा माइक ऊपर। एग्जॉस्टिंग के साथ साथ मनोबल भी यही बढ़ाता है। आई थिंक किसी भी नेता के लिए, मुझे लगता है जनता के लिए भी ये सबसे बड़ा महापर्व होता है चुनाव का समय। लोकतंत्र को सशक्त करने का सबसे सही समय यही होता है। तो ऐसे में लोगों के बीच जाना, उनसे मिलना, उनका साथ मांगना और सही में वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब जनता खुलकर आपसे नाराज़गी भी है तो भी प्रकट करेगी, आपके साथ भी है तो भी प्रकट करेगी। तो एक खूबसूरत समय है ये लोगों से मिलने का। अच्छा, हमारा फॉर्मेट ना थोड़ा चिराग जी अलग है। हम थोड़ा लोगों के बीच ही जाते हैं, देखते हैं आसपास क्या काम वाम हुआ है, उस पर भी बात करते हैं। पटना में इस वक्त हम अटल पथ पर चल रहे हैं। ये जो पथ है जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्या ये हम माने कि NDA के लिए भी 400 सीटों का पथ रेडी है? मैं बिल्कुल मानता हूँ 400 सीटों का पथ रेडी है और कारण भी हैं उसके। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, ऐसी योजनाएं जिसने सीधा एक गरीब परिवार को प्रभावित किया है, जैसे उज्ज्वला हो। अब बताइए, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता करके शौचालय का निर्माण करते हैं। भाई, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को शायद दिल्ली में या शहर में रह रहे लोगों को नहीं एहसास होगा, बट गांव में रह रही उस महिला के लिए एक शौचालय बन जाना बहुत बड़ी बात है। उज्ज्वला हो, पहले लोग ज़मीन गिरवी रखते थे, लोग जेवर अपने बेचने पड़ते थे अगर घर पे कोई बीमारी आती थी। आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज उनकी वजह से, प्रधानमंत्री जी की सोच की वजह से आज देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये ऐसी योजनाएं हैं जो सीधा एक गरीब व्यक्ति के घर पर पहुंचती हैं। किसान सम्मान निधि, ये वो योजनाएं। तो ऐसे में इन 10 सालों में इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है और उनका विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर बढ़ा है और यही मोदी की गारंटी है जो हम लोग को 400 पार कराएगी। लेकिन हम थोड़ा बिहार की भी बात करेंगे। बिहार पॉलिटिकली बड़ा जागरूक है, एक्टिव है। आपके यहाँ पे समर्थक भी दिख रहे हैं मुझे। लेकिन इस बार बिहार चुनाव में बात गाली गलौज तक क्यों पहुंच गई चिराग जी? मुझे नहीं पता। और मैं हमेशा भाषा की मर्यादा का पक्षधर रहा हूँ। मैंने हमेशा माना है कि आप कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती इतनी है कि ये खूबसूरत शब्दकोश है। बिल्कुल, आपको बेहतर से बेहतर शब्द मिल जाएंगे अपने तमाम विरोध को भी दर्ज कराने के लिए। बट ऐसे में गाली गलौज सभ्य समाज में कतई कोई गुंजाइश नहीं है, गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करना। बट हाँ, कुछ राजनीतिक दल हैं ऐसे जिनकी परंपरा रही है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, जिनकी आदत रही है लोगों को डराना, धमकाना। हाल फिलहाल में अभी 1-2 और वीडियोस, मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिक्र कर रहा हूँ, नाम लेकर ही मैं बोलता हूँ। मेरे परिवार को तो उन्होंने गाली देने का काम किया ही, पर अभी 2-4 दिन से और भी वीडियोस जाति विशेष को लेकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें अपकास्ट के लोगों को ये लोग गाली दे रहे हैं। ये गलत है। आप मुद्दों के आधार पर लड़िए, डट के लड़िए, पर इस तरीके से डराना, धमकाना, गाली गलौज का इस्तेमाल करना, ये गलत है। हालांकि जिनकी आप बात कर रहे हैं तेजस्वी, उन्होंने आपको एक एहसान याद दिलाया है। वो कह रहे हैं जब कोई नहीं था तब हमने रामविलास जी को राज्यसभा भेजा था। उनको पूछना चाहिए चिराग पासवान से कि 10 साल में क्या 100 दिन भी बिहार में आए हैं क्या? जमुई में उनका खुद का कार्यालय खुला है क्या? भाई, मेरे छोटे भाई को शायद इन सब बातों की जानकारी नहीं है, क्योंकि संभवतः उनका भी परिवार दिल्ली में ही रहता है, तो वो भी वहाँ पे ज़्यादा समय बिताते हैं। मैं रहता पटना में हूँ
मैं दिल्ली में नहीं रहता, मेरी माँ वहाँ होती हैं जिनसे मिलने मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरा ज़्यादा रहना बिहार में होता है। और जहाँ तक रही बात जमुई को लेकर, जमुई को पिछले 10 सालों में, और ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग की रिपोर्ट है, दैट कैन बी क्रॉस चेक्ड। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जमुई 2014 में 99 पायदान पर था। आज आप जाके देख लीजिए, अभी 2 महीने पहले नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें आकांक्षी जिलों की सूची में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की सूची में जमुई पहले पायदान पर है। इसका मतलब जमुई में काम हुआ है, जमुई में हम लोग के कार्यालय सुचारू रूप से वहाँ पर काम कर रहे हैं। बट हाँ, जब कार्यालय का जिक्र आएगा तो कल मैं राघोपुर में ही था। अच्छा, कल मेरे 3 कार्यक्रम राघोपुर में हुए। राघोपुर विधानसभा हाजीपुर लोकसभा में पड़ती है। हाजीपुर लोकसभा में पड़ती है और वो तेजस्वी जी की विधानसभा है। तो ऐसे में राघोपुर में इनका कार्यालय कहाँ है वो ये भी बता दें, पाटलिपुत्रा में मेरी मीसा दी का कार्यालय कहाँ है वो भी बता दें, या सारण में इन लोगों का कार्यालय कहाँ है जहाँ से रोहिणी चुनाव लड़ रही हैं वो भी बता दें। दिक्कत ये होती है भाई, चुनाव में जब इन लोगों को मुद्दा नहीं मिलता ना तो इस तरीके के पर्सनल अटैक करना शुरू करते हैं। मैंने कभी इस बात को नहीं नकारा, जो एहसान गिना रहे हैं नहीं करते ना, फिर अगर कल को गिनाना ही था नहीं करते। अगर मेरे पिता को लेकर अगर ये गिना रहे हैं, बात जमुई की आ गई है, आपने जमुई छोड़ क्यों दिया? भाई मैंने जमुई छोड़ा नहीं है, जमुई मेरी कर्मभूमि रही है। मैंने ऐसी परिस्थिति की कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन मुझे मेरे पिता की जगह उनकी कर्मभूमि की जिम्मेदारी लेनी होगी। एंड एज अ सन मैं बहुत नाशुक्रा होता अगर मैं मेरे पिता के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे नहीं लेता। ऐसे में जहाँ जमुई की भी जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने परिवार से ही मैंने, अब आप इसमें परिवारवाद के आप आरोप लगा सकते हैं, बट मेरे अपनों के लिए मेरे किसी अपने का ही वहाँ पर जाना ज़रूरी था, जो उसी भावना के साथ जमुई में काम कर सकता था जिस भावना के साथ मैं काम कर रहा था। ऐसे में जमुई की भी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मेरे पिता की कर्मभूमि की जिम्मेदारी निभाने के लक्ष्य के साथ मैं आया हूँ, और उसको उम्मीद है कि जनता मुझे उसमें अपना आशीर्वाद देगी। आपने परिवार की बात की, मैं परिवारवाद के बारे में पूछता लेकिन आपने आंसर दे दिया है। चाचा कहाँ हैं आपके? दिख नहीं रहे आपके लिए प्रचार करने में। आई हैव नो आइडिया वेयर इज ही। कहते तो हैं कि एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, बट मुझे नहीं पता। मेरे ऊपर वो आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि मैंने उन्हें नामांकन में नहीं बुलाया, मैंने उन्हें प्रचार के लिए नहीं बुलाया। पहली बात तो बहुत छोटी बात है, इन सब चीज़ों में मैं उलझना नहीं चाहता, बहुत छोटी बातें हैं, बट मैं स्क्रीनशॉट्स अगर आप चाहेंगे तो मैं शेयर कर लूँगा। मैंने उनको कितने कॉल किए, कितने सेकंड के कॉल रिसीव हुए, आवाज़ सुनकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। विदाउट गोइंग इनटू दैट, मैंने बुलाया अपने पापा को भी नहीं था कभी। आई हैव नेवर इन्वाइटेड माई फादर कि पापा आप आइए मेरा नामांकन है, या आप आइए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ आप प्रचार कीजिए। मेरे पिता ही है ना वो, भले जो मतभेद हों पर हैं तो मेरे पिता ही। कल को अगर आज मेरे पिता जीवित होते तो क्या वो भी मुझे बोलते कि बेटा तुम बुलाओगे मैं तब आऊँगा? या कल को उनका अपना सगा बेटा भी है, वो भी अगर कल को चुनाव लड़ेगा तो क्या उसका भी वो इंतज़ार करेंगे कि वो निमंत्रण दे तब वो जाएंगे? परिवार में मुझे नहीं लगता कि निमंत्रण, आमंत्रित करना, बुलाना, ये सब मैटर्स होने चाहिए। मतलब वो एनडीए को समर्थन दे रहे हैं लेकिन भतीजे को समर्थन नहीं दे रहे। हाँ, मतलब मुझे तो नहीं लगता दे रहे हैं। तो आपको लगता नहीं क्योंकि हाजीपुर के निवर्तमान सांसद हैं, दिक्कत हो जाएगी हाजीपुर से आपको? भाई हाजीपुर ना मेरे लिए संसदीय क्षेत्र है ही नहीं और ना कभी हो सकता। मैं आज भी मैं नहीं मानता कि मैं एक प्रत्याशी के तौर पर हूँ। मैं बचपन से एक बेटा ही बनकर वहाँ पर गया। भाई 77 से पापा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हाजीपुर का, 82 का मेरा जन्म है, तो मतलब मेरे जन्म से पहले से जब घर पे लोग बच्चों को हाउस एड्रेस याद करवाते हैं ना, जब स्कूल में किंडरगार्टन में बच्चे जाने लगते हैं तो घर का पता, घर का नंबर याद करवाते हैं, उससे पहले से मुझे हाजीपुर का नाम याद था, क्योंकि घर के कोने कोने में हाजीपुर ही गूंजता था, पापा वहाँ से सांसद थे, तो तब से वो रिश्ता रहा है मेरा हाजीपुर के साथ। और ऐसे में एंड सिंस यू बीन इन हाजीपुर, आप देखिएगा वहाँ पे हाजीपुर में मतलब जो एक जन सैलाब मेरे कार्यक्रमों में, सभा में, रोड शो में, मतलब मैं सारे सोशल मीडिया में वो वीडियोस, पिक्चर्स भी अपलोड करता हूँ, जिस तरीके का प्यार मैं मानता हूँ मेरे पिता को मिलता था वही प्यार मुझे मिल रहा है। अच्छा, क्योंकि मैंने आपका इंट्रो दिया मोदी के हनुमान, और काफ़ी आप मोदी के हनुमान से फेमस भी हुए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिना पूंछ वाले नकली हनुमान है चिराग पासवान। बिना पूंछ वाला नकली हनुमान कह रहे हैं आपको? कौन कह रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं। कोई बात नहीं भाई,
इन्होंने तो बहुत कुछ कहा है। मेरे हनुमान होने पर ही बहुत ताने कसे गए हैं, बहुत तरीके की बातें कही गई थी, पर मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री जी का हाजीपुर के मन से जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए अपना भाषण देने का काम किया, मुझे लगता है कि उन्होंने सारे सवालों के जवाब हाजीपुर के उस मन से देने का काम किया। मुझे नहीं लगता मेरे प्रधानमंत्री ने 5 मिनट तक किसी और की ऐसी तारीफ की होगी जिस तरीके से उन्होंने 2014 से जिक्र किया कि वो मुझे नोटिस करता। एग्जैक्टली क्या कहा था उन्होंने आपको? प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले तो ये कहना कि 2014 से वो मुझे नोटिस कर रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट को और अपने सांसद होने को मैं कितने गंभीरता से लेता हूँ, सदन में उपस्थित रहना। एंड ही सो राइट, 2014 से 2019 तक मेरी 100% मेरी अटेंडेंस थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये नोटिस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बातें करते करते उन्होंने ये तक भी कहा कि सॉरी मैं लिबर्टी लेके तू तड़ाक कर रहा हूँ, बट मेरे लिए ये बेटे समान रहा है, मैंने इसको बेटे की तरह देखा, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। अब ये तमाम बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। तो ये सारे, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मेरे प्रधानमंत्री के रिश्ते का मजाक उड़ाया, और उड़ाया है भाई, बहुत उड़ाया। लोग मुझे कहते थे बड़ा हनुमान बना फिरता था, क्या हो गया, ये सारी, पर ये रिश्ता कोई नहीं समझ पाया जो मेरे प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत तौर पर था। बहुत कम पीएम साहब ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। तो फिर इतनी अगर अच्छी केमिस्ट्री है और प्रधानमंत्री आपको इतना मानते हैं, तो फिर चिराग पासवान की अगली अगर एनडीए की सरकार आती हो, आप तो कहेंगे आती है, क्या भूमिका होगी? भाई मुझे नहीं पता, और भाई मैं बोल रहा हूँ, मैंने हमेशा व्यक्तिगत रिश्तों का व्यक्तिगत तौर पे सम्मान किया। मेरे लालू परिवार से भी बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं जिसका मैंने हमेशा सम्मान रखा। आपने बोला कि उन्होंने मेरे पिता को राज्यसभा भेजा, उन्होंने भेजा, कांग्रेस ने भेजा, मैंने हमेशा इस बात का सम्मान रखा। मैंने तो उनके परिवार को कभी गाली नहीं दी। ऐसे ही मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ रिश्तों का भी मैंने हमेशा सम्मान रखा। इसका कभी राजनीतिक लाभ उठाने का मैंने, आपके पास अगर सीटें आती हैं, जाहिर सी बात है आप केंद्र में भी अपनी भूमिका, अपना प्रतिनिधित्व चाहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं चाहेंगे। भाई चाहत और हकीकत में ना बहुत फ़र्क होता है। हकीकत के सामने चाहतों के कोई मायने नहीं होते। चाहतों के अगर मायने होते हैं ना, तो आज मेरे पिता मेरे साथ जीवित होते, मेरा परिवार नहीं टूटता, मेरी पार्टी नहीं टूटती। तो चाहत और हकीकत कल आपके लिए क्या लेकर आए कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता भाई। और मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहता हूँ और मैं तैयार रहता हूँ। नहीं, पिता खोने का गम तो मैं भी समझता हूँ चिराग, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप, क्योंकि एलजेपी हमेशा रही है वहाँ पे, आपके पिता का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और कहा जाता था कि वो राजनीतिक मौसम बड़े अच्छे से पढ़ लेते थे और जिधर सरकार बनती थी उधर होते थे। क्या चिराग पासवान भी मौसम पढ़ रहे हैं आजकल, और क्या मौसम के हिसाब से ही अपना पॉलिटिकल मूव चलेंगे? मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूँ, उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं का खून मेरी रगों में है, तो कुछ गुण तो मुझे लगता है स्वाभाविक तौर पर आए ही होंगे। बट हैविंग सेड दैट, मेरे पिता ने भी कभी भी पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किए। इनकी सरकार बन रही है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ, कभी भी नहीं। आप हमेशा देखिएगा 2000 में हम लोग की पार्टी बनी, 2004 से हम लोगों ने चुनाव लड़ना शुरू किया, 2002 तक एनडीए के साथ थे, फिर यूपीए में जाने का फैसला हम लोगों ने लिया, 2014 में हम लोग एनडीए में वापस आए, 2004 में भी लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग यूपीए में गए थे, 2014 में भी लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग एनडीए में गए थे। तो ऐसा नहीं कि इसकी सरकार बन गई हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। हाँ, इसको मैं शुभ संकेत ज़रूर मानूंगा कि जिस तरफ हम जाते हैं सरकार उधर बन जाती है। अच्छा चिराग, क्योंकि हम जैसे जैसे बात कर रहे हैं, आप देखिए बढ़ती जा रही गर्मी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, 4 चरण हो गया, और वैसे वैसे प्रचार जो है ना, जो कैंपेन है उसकी इंटेंसिटी भी बहुत, उसमें भी बहुत गर्मी आ रही है। बात विकास से शुरू हुई थी, बात हिंदू मुस्लिम तक पहुंच गई, बात पहुंच गई मंदिर तक, बात पहुंच गई मंगलसूत्र तक। आपको क्या लगता है बात किस मुद्दे पर होनी चाहिए? भाई बात सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर होनी चाहिए। आप मेरे हर मन से देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करना, 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाने के लिए की जाने वाली योजनाओं का जिक्र करना, उसी की हम लोग बात करते हैं। विपक्ष ना बहुत खूबसूरती से ये नैरेटिव सेट कर देता है, ये कहते हुए कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप मुझे बताइए, मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये जिक्र किसने किया? ये जिक्र अगर सामने आया तो किसने ये जिक्र किया? चुनाव के वक्त तुष्टीकरण की राजनीति करना, चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम की बातें करना, ये विपक्ष
इस मुद्दे को उठाता है। जाहिर है भैया, काउंटर हम लोग करेंगे, जवाब हम लोग भी देंगे। नहीं, पर इस प्रधानमंत्री ने मंच तरीके से से कहा कि इंडिया धर्म को गठबंधन की राजनीति सरकार में आएगी, लेकर अगर आना कतई उचित नहीं। प्रधानमंत्री ने अपने मंच से कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो राम मंदिर पर ये लोग बुलडोजर चला देंगे। भाई, जिस तरीके से विपक्ष की सोच रही है और चुनाव में जैसे ये लोग मुद्दे उठाते हैं, तो ऐसे में काउंटर करने के लिए, या इनकी जो मंशा, अब इनकी मंशा, अब लोग बोलेंगे कि भाई वो तो किसी व्यक्ति की थी। अब इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर क्या ये मंशा इनकी सामने नहीं आई? सैम पित्रोदा, कौन नहीं जानता कि उनका मनमोहन जी के साथ या उस कार्यकाल में उनका क्या रिश्ता था, कितनी अहम भूमिका में थे। आज अगर वो विरासत पर टैक्स की बात कर रहे हैं, ये वो हिजन एजेंडे हैं विपक्ष के। अगर इतनी ही सहमति थी इनको राम मंदिर से, तो क्यों नहीं चले गए थे प्राण प्रतिष्ठा में? या 55 साल कांग्रेस रही, आगे पीछे भी गाहे बगाए कई गठबंधन सरकारों का नेतृत्व किया, क्यों नहीं बनाया? अच्छा, मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार जी से आपके कैसे संबंध है? व्यक्तिगत बहुत खूबसूरत संबंध है, राजनीतिक तौर पे भी आज बहुत अच्छे संबंध हो गए। डेफिनेटली देयर वाज अ फेस, मैं जानता हूँ जिस सोच के साथ आपने सवाल पूछा, डेफिनेटली देयर वाज अ फेस जब हम लोग एक पेज में नहीं थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। बट आज मुझे लगता है कि एक बड़े लक्ष्य के लिए हम लोग एक साथ आए हैं। प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के लिए हम लोग साथ में आए हैं, और बहुत मेच्योरिटी के साथ। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं कल हाजी हाजीपुर में था तो कुछ लोगों ने बताया कि जो स्थानीय जदयू नेता हैं वो अभी चिराग पासवान से नाराज हैं, भूल नहीं पाए हैं जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश जी के खिलाफ कैंपेनिंग की। नहीं, मुझे नहीं लगता। और भाई, ये ना हम लोगों ने बहुत मेच्योरिटी के साथ हम लोगों ने हैंडल किया है। अगर घटक दल आपस में उलझ जाएंगे तो इसका नुकसान ही हमारे गठबंधन को होगा। आज की तारीख में जब 400 पार देश में और बिहार की 40 की 40 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग निकले हैं, तो ऐसे में गठबंधन में किसी भी तरीके का विरोधाभास गठबंधन को ही नुकसान पहुंचाएगा। और मुझे नहीं लगता कि हम लोग ऐसे किसी भी कॉन्ट्राडिक्शन में हैं। लालू जी ने एक बहुत बड़ा हमला किया, उन्होंने कहा, और वो अक्सर कह रहे हैं, लालू जी नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये आएंगे सरकार में तो ये संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण आपकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। आरक्षण मेरी पार्टी के लिए ही नहीं, इस देश के लिए बहुत बड़ा, बहुत गंभीर विषय है, और आरक्षण के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर जो लोग, मैंने शुरू में कहा, गाली गलौज के साथ डर की राजनीति, ये वही डर की राजनीति है। 2015 का भाई आप चुनाव देखेंगे, 2015 का चुनाव पूरा, बिहार विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पे लड़ा गया, सिर्फ यही डर दिखाकर कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। 10 साल हो गए, केंद्र में एनडीए की सरकार है, क्या हो गया आरक्षण को? संविधान की ये लोग बात करते हैं, मेरे प्रधानमंत्री जिस संविधान की वजह से 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्यों वो संविधान को हटाएंगे? ये लोग सिर्फ डर दिखाते हैं, डराने की ये जो राजनीति है इनकी, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये कांग्रेस बोलेगी लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करके आपके मौलिक अधिकारों को छीनने का काम किया। ये लोग बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या होगी। इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है कोई, तो इस तरीके की बातों का ये जिक्र करते हैं। अच्छा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका चिराग जी, मुझे 2 सवाल आपसे और पूछने हैं। आपने कहा मुद्दा कोई नहीं है, चिराग पासवान के लिए इस इलेक्शन में महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? भाई डेफिनेटली, एंड आई थिंक बेरोजगारी तो एक परपेचुअल मुद्दा है ही, विच नीड्स टू बी एड्रेस। बट उसको एड्रेस करने के लिए भाई हम लोग को ना एक गहन मंथन, चिंतन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि इस सरकार में रोज़गार के अवसर नहीं आए या इस सरकार ने रोज़गार नहीं दिए। मेरे प्रधानमंत्री जी ने शिविर बनाकर रोज़गार विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से बांटने का भी कार्य किया है, बट इसको भी हम लोग को इन अकाउंट लेने की ज़रूरत है। 2014 में 125 करोड़ देशवासियों का जिक्र होता था, आज हम लोग 140 करोड़ को पार कर चुके हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं इन 10 सालों में। सो ऐसे में दिस नीड्स टू बी टैकल्ड विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। द पॉपुलेशन इशू, साधन संसाधन सब सीमित है। कुछ किया ही नहीं। विपक्ष तो बोलेगा ही। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो इन मुद्दों को उठाइए ना। फिर आप क्यों हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, फिर क्यों ये बातें करते हैं? नैरेटिव सेट कीजिए, इसके ऊपर जवाब देंगे हम लोग इसके ऊपर। आखिरी सवाल, आप भी युवा हैं, तेजस्वी भी युवा हैं, कैसे नेता लगते हैं आपको तेजस्वी? अच्छे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, बढ़िया है। बट हाँ, मैं चाहूँगा ज़रूर भाई, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। मैं जात पात धर्म मज़हब से उठकर मैं राजनीति करता हूँ और मैं करने की मैं सोच भी मैं रखता हूँ। ऐसे में वही जातीयता, वही सांप्रदायिकता पे अगर ये युवा पीढ़ी भी उलझ जाएगी तो दिक्कत है।
आज भी वो MY समीकरण को इतने उससे फ्लॉन्ट करते हैं, ये गलत है। भाई मेरा भी एक MY समीकरण है, मेरा MY महिला और युवा का है। मैं 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, 4 मैंने युवाओं को दी, 2 मैंने महिलाओं को दी। ये मेरा समीकरण है और मुझे लगता है इस समीकरण की ज़रूरत बिहार को है। बहुत बढ़ गया जातीयता में, बहुत बढ़ गया सांप्रदायिकता में, अब 14 करोड़ बिहारियों की बात होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे चिराग बात करके। चिराग पासवान Thank हमारे you. साथ थे और जैसा कि उन्होंने साफ कहा, मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है। मोदी के अनुमान ये कहे जाते हैं और वो कह रहे हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। 400 का नारा ये भी दे रहे हैं, कह रहे हैं हम 400 पार करेंगे। फिर बिहार में इसी बस पर किसी खास मेहमान के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।